I have just uploaded all the lectures on YouTube channel जो rhetoric and prosody से related है दोनों videos. Now it will be the third lecture, just sharing whiteboard, and you will come to know कि today we are going to take what? Today we are going to take style की क्या क्या होता है स्टाइल में. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि स्टाइल का मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन. जो स्टाइल है दैट्स नथिंग एट ऑल. स्टाइल इज ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन. दिस इज व्हाट style. If anyone asks you what is style, then style is nothing at all. It's the way of expression. It's the it's the way of expression. Second point, जो way of expression है या how the things are going to be presented. Yeah, in other words, you can say कि what the style has been used to express the thought. So style is what? Style is nothing at all. It's the way of expression. Next point, it has three types. जो स्टाइल है वो मेजरली जो है इट हैज थ्री टाइप्स. मेजरली इसके तीन टाइप्स हैं. जो पहला है द फर्स्ट इज नैरेटिव. जो नैरेटिव स्टाइल है टाइम और प्लेस के सेंस में बात कही जाएगी. टाइम एंड प्लेस. नैरेटिव स्टाइल स्टाइल जो भी है टाइम और प्लेस के सेंस में. तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहली स्टाइल जो मेजर स्टाइल है ये नैरेटिव स्टाइल टाइम और प्लेस में. और टाइम में भी जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा और कोई ना कोई प्लेस पे घटित होगा. टाइम प्लेस एंड इवेंट तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है. टाइम प्लेस. You will come to know time, then place, and the third is event. EVENT. टाइम प्लेस और इवेंट में ये तीन जगह ये बातें कही जाएगी, यह रखा जाएगा. टाइम जो होगा वो पास्ट में होगा. पास्ट में ही सारी बातें होंगी. कोई ना कोई पास्ट में घटना घटित होगी वह इवेंट होगा और उस इवेंट का घटना कहीं किसी जगह घटित होगी तो उसको लेकर के ये बात कही जाएगी. एंड अमूमन व्हेन यू टॉक अबाउट कि कैसे जो है टाइम प्लेस और इवेंट को लेकर के कैसे बात रखी जाती है. तो यू कैन टेक द टू एग्जांपल स्पेशली ballad and you can say that is another poem, epic. बैलड और एपिक ये दो ऐसी पोयम है जहाँ पे कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पे भी स्टोरी फॉर्म में चीजें होंगी उसमें ये चीजें मिलेगी. बैलड एंड एपिक वहाँ पे नरेशन है. स्टोरी स्टोल देयर इज अ स्टोरी और उसपे स्टोरी को टेलिंग किया गया है और पास्ट में ही बातें बताई गई. जैसे बैलड में ला बेलिडेम सेज मर्सी आप लेंगे तो वहां पे एक टाइम कहाँ पे लगता है. टाइम लगता है कि मिडिल एज के लव के बारे में बात किया गया है. बिकॉज दैट लव इज अबाउट व्हाट. दैट लव इज बिटवीन अ फेरी एंड अ नाइट. वो जो लव है वो एक फेरी के बीच में और नाइट के बीच में होता है. सो यू विल कम टू नो कि वो जो मिडिल एज का लव है तो टाइम मिडिल एज हो गया. इवेंट क्या है कि देयर वाज अ नाइट एंड दैट नाइट फॉल्स इन द लव ऑफ इन द लव ऑफ अ फेरी एंड दैट फेरी cheats that night. Such a thing has been presented. लेकिन उस पूरी घटना को उस पूरी स्टोरी को कैसे बताया गया है. So whenever you go with style, this is style. So time, place, and event. Next is आपका descriptive style. Descriptive style. Good evening. स्टाइल ही चल रही है. स्टाइल
ओके। ओके। हाँ। या नाउ यू विल कम टू नो व्हाट दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है इस ये जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, OBJECT, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। जो बातें होंगी प्रेजेंट टेंस में। तो दीज थ्री पॉइंट्स यू फाइंड। और वो जो पॉइंट्स है कौन कौन से, कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, और किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, या व्हाट वी से कि स्पेशली आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील। जो कुछ भी आप देखते हैं अपनी आंखों से विद ओपन आई, और अगर वो कहा जाता है कि डिस्क्राइब द सिचुएशन, अगर जो है जैसे जितना भी रिपोर्टर होते हैं, वो रिपोर्टर हमेशा जो है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में बात करते हैं। वो कभी भी जो है क्या नाम है, नैरेटिव स्टाइल में कम जाएंगे, क्योंकि वो तुरंत का तुरंत जैसे जो भी ब्रेकिंग न्यूज होगा, या जो चीज लाइव चल रही है, जो भी चीज लाइव चल रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होगा। लेकिन अगर कोई घटना घटित हो चुकी है और उसके बारे में कोई बात कही जा रही है, तब वो चीज क्या होगा, वो चीज जो है नैरेटिव स्टाइल में आएगी। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टाइल का इफ आई से कि भाई जितने भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर हॉस्पिटलाइज्ड दिस टाइम एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, और रिपोर्टर ग्राउंड पे जाके बताता है कि फला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन 2 घंटे का बचा है, नहीं आएगा तो ये मुसीबत, ये आफत आ जाएगी। यह पार्टिकुलर चीज क्या होती है, यह पार्टिकुलर चीज जो अपनी आंखों से वह देख रहा है वो आपको बता रहा है, और कुछ अलग से वो नहीं बता रहा, उसमें वो आपसे कोई सेंटीमेंट नहीं पैदा कर रहा, तो ये पार्टिकुलर चीज डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ऐसे ही हालात एक हफ्ता पहले हुए थे, फला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, 112 लोग मारे गए, चारों तरफ तराही तराही थी, लोग रो रहे थे, तो इसका मतलब वह प्रेजेंट सिचुएशन नहीं बता रहा है। इस घटना के संदर्भ में पास्ट में भी कोई घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर के वह क्या कर आपको बता रहा, तो वह जो एपिसोड होगा घटना का, वह क्या होगा, वह नैरेटिव स्टाइल। मेरे ख्याल से दोनों चीज समझ में आ गई होगी। या ओके, तो यू विल कम टू नो कि डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ज्यादातर किस में बात होती है, प्रेजेंट टेंस में बात होती है। तीसरा पॉइंट जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल का है वो ये है कि व्हाट डू यू सी, यू हैव टू टेल व्हाट डू यू सी, यू हैव टू टेल। जो चीजें आप देखते हैं आपको वही बताना। व्हाट डू यू सी, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, द थिंग यू हैव टू प्रेजेंट, वही चीजें आपको बतानी। व्हाट डू यू सी, यू हैव टू टेल। I think you got it. Now the next style is what? The third style is reflective style. ये स्टाइल पोइट्री में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इसको आप जो है और भी नाम दे सकते हैं, फिलोसफिकल स्टाइल या एनी स्टाइल यू कैन से। रिफ्लेक्टिव स्टाइल, दिस रिफ्लेक्टिव स्टाइल इज हाईली सिग्निफिकेंट। यू विल कम टू नो कि रिफ्लेक्टिव स्टाइल एक ऐसी स्टाइल है जो थॉट ओरिएंटेड होता है। ये नहीं है कि व्हाट डू यू सी, बल्कि ये चीज क्या होगा, ना तो इवेंट ओरिएंटेड, बल्कि क्या है इसमें, थॉट ओरिएंटेड। दिस थॉट ओरिएंटेड का मतलब कि व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया, आपने जो है क्या कहते हैं कि आपके विचार क्या, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आपका नजरिया क्या, आपका विचार क्या है। जैसे अगर जो है लव जो है, मैं नहीं कहता कि लव कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन लव एक आइडिया, उस आइडिया पर आपका विचार क्या है, आप उसको कैसे देखते देखते हैं। लव को लेके जो आपका एक्सप्रेशन है वह किसमें आएगा, वह रिफ्लेक्टिव स्टाइल में आएगा। बिकॉज you are telling love is eternal, love is forever, and love is immortal, God gifted, divine. Such a thing, when you use these words, then you will come to know कि एक तो थॉट ओरिएंटेड होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट।
एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, ये चीज बहुत ज्यादा है। तो एक तो थॉट ओरिएंटेड है नंबर वन पॉइंट, दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद पोएट का क्या अभिव्यक्ति है, उसका अपना क्या विचार है, वह उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये पार्टिकुलर चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ना इसके अलावा वी कैन टेल की और भी बहुत सारी स्टाइल होती है, उस पर भी बात की जा सकती है। जैसे एक और स्टाइल अमूमन हम लोग यूज करते हैं या कहते हैं बेकन को लेकर के कि एफोरिस्टिक स्टाइल, एफोरिस्टिक स्टाइल। ये जो एफोरिस्टिक स्टाइल है, दिस एफोरिस्टिक स्टाइल, you will come to know कि when we talk about aphoristic style, when we say, it means that what, सबसे पहला चीज इसका यही है कि मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड्स, MAXIMUM, मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड्स, मिनिमम वर्ड्स। वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड्स, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज द एफोरिस्टिक स्टाइल, APHORISTIC, एफोरिस्टिक स्टाइल, मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज द एफोरिस्टिक स्टाइल। इसको बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो है तमाम तरह का जो है स्टाइल यूज कर सकते हैं, जो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, फिगुरेटिव स्टाइल आप कह सकते हैं, पोयट के नाम पर आप नाम रख सकते हैं, मिल्टॉनिक स्टाइल, वर्ड्सवर्दियन स्टाइल। इसके अलावा आप सब्जेक्ट के नाम पर रख सकते हैं कि जो है जियोग्राफिकल स्टाइल, हिस्टोरिकल स्टाइल, एंड इवन मैथमेटिकल स्टाइल, साइंटिफिक स्टाइल, ऑल दीज थिंग्स यू कैन से। लेकिन जब हाँ, ग्रैंड स्टाइल, दैट इज अ टाइप ऑफ स्टाइल इन विच यू फाइंड व्हाट, इन विच देयर इज द अल्टीमेटली द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जस्ट लाइक सिमिली, मेटाफर। और जो ग्रांड स्टाइल होता है उसका उस समय वो ग्रांड स्टाइल को ग्रांड स्टाइल माना जाता है व्हेन द कंटेंट इज सीरियस एंड विद द कंटेंट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ दैट कंटेंट इज आल्सो सीरियस। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर आपने लिया है, वो सब्जेक्ट मैटर तो ऑलरेडी सीरियस या है ही है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो उस चीज को खास करके एपिक में जब आप बात करते हैं तो यू फाइंड दैट थिंग, यू फाइंड दैट थिंग इन एपिक, एपिक में आप उसको पाते हैं। बाकी एक चीज और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ टर्म ऐसे हैं अगर उनका ज्यादा यूज किया गया है तो उस आधार पर हम ये कहते कह सकते हैं, उसको स्टाइल बना सकते हैं। जैसे अगर सिंबल का ज्यादा यूज किया गया है, सिंबॉलिक स्टाइल। अगर जो है फिगर ऑफ स्पीच में ज्यादातर ये यूज किया जाता है मेटाफर, तो मेटाफोरिकल स्टाइल। और अगर जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच, टोटल फिगर ऑफ स्पीच ज्यादा यूज की जा रही है तो फिगुरेटिव स्टाइल। ये सब स्टाइल बनती है, कोई अपने आप से ऐसा नहीं है। तो ऐसा एज के नाम पर बहुत सारी स्टाइल बनेगी, क्लासिक स्टाइल, एलिजाबेथन स्टाइल, जैकोबियन स्टाइल। तो उस स्टाइल में, उस एज में जिस स्टाइल का यूज किया गया है, एज द थिंग्स हैव बीन रिटन, यू विल कम टू नो, उसके नाम पर भी स्टाइल का यूज किया जाता रहा है। तो आई थिंक कि नाउ वी आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो एफोरिस्टिक स्टाइल में क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड्स। और इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन, एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन, इन दिस वे यू विल कम टू नो। अब उसके बाद एक और सेक्शन जो कवर करना है, ऑलरेडी यू नो, लेकिन हो सकता है जो और लोग ज्वाइन किए हैं उसमें कुछ लोग वाकिफ हो या ना हो, तो उसमें मैं उस सेक्शन को कवर करा देता हूँ। दैट इज द वर्ड, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, फॉर्म्स ऑफ स्टैंज।
यू विल कम टू नो जो फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा है, इसमें सबसे पहली जो डिफिनेशन है वो स्टैंजा होना चाहिए कि स्टैंजा की डिफिनेशन क्या है। जो स्टैंजा की डिफिनेशन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्टैंजा अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन्स, अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन्स which gives complete meaning and sense, meaning and sense। देखिए मैंने एक ही शब्द लिखा, अगर आप इसे पकड़े रहेंगे तो कभी आप जो स्टैंजा को भूलेंगे भूलेंगे नहीं। पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है, और वो जो वर्स होता है वह वर्स का जब ग्रुप बनता है तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप स्टैंजा कहते हैं। और जो स्टैंजा होता है उस स्टैंजा में पोएट जो थॉट का इजहार करता है वह पूरा एक स्टैंजा में बता देता है। हो सकता है दूसरे स्टैंजा में उसका अपना जो ख्याल है वह दूसरे ढंग का हो, तो इसीलिए लिखा गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइंस विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। जो है ये एक जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट नेक्स्ट, हियर यू हैव टू राइट टाइप्स ऑफ स्टैंजा। टाइप्स ऑफ स्टैंजा, जो स्टैंजा के टाइप्स हैं वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं, कैसे हैं। उनमें से एक टाइप आपका कपलेट, COUPLET, कपलेट। पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, या आर यू गेटिंग माई वॉइस? हेलो? चलो ठीक। फॉर्म्स ऑफ, पता नहीं कहाँ से यार गड़बड़ हो जाता है। फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, यू विल कम टू नो जो फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा है, इस फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंजा अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन्स, स्टैंजा अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन्स, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, विच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, एंड मीनिंग, विच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइन्स है विच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, जो कंप्लीट सेंस और मीनिंग प्रदान करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैंजा कहते हैं। नाउ जब आप इसको लेकर के बात करते हैं तो ये हमें पता है कि जहाँ पे स्टैंजा कंप्लीट होगा वहां के पे लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर, टाइप्स ऑफ स्टैंजा। टाइप्स ऑफ स्टैंजा, and when we talk about these types of stanza, then there are something which we have to know. Number one, couplet। कपलेट टू लाइंस, जो कपलेट जो होगा वो कितने लाइन का, टू लाइन स्टैंजा। मैं केवल लिखते चल रहा हूँ, बस आप ऐसे समझते चलिए, कपलेट। देन उसके बाद टर्सेट, थ्री लाइंस। टर्जा राइमा, RHYMA, टर्जा राइमा, इट्स आल्सो थ्री लाइंस। देन क्वाट्रेन, फोर लाइंस। देन सेस्टेट,
6 lines, then octave 8 lines, then Chaucerian or rhyme royal 7 lines, then Spenserian 9 lines, and Atwa Rima. This is, yeah, this is Atwa Rima, Rhyma, 8 lines. सो यू विल कम टू नो, ये आपको रटना है, जैसे ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, चौसरियन और राइम रॉयल 7 लाइन स्टैंजा, स्पेंसरियन 9 लाइन स्टैंजा, अटवा राइमा 8 लाइन। अब आपके समझ में आएगा, जब ऑक्टेव वहाँ 8 लाइन है तो अटवा राइमा का क्या, अटवा राइमा जो है इटालियन स्टैंजा फॉर्म रहा है, वहां पे जैसे टर्जा राइमा रहा है वो सब इटालियन स्टैंजा। आपको संख्या का पता होना चाहिए कैसे क्या है। ऑक्टेव 8 लाइन्स, इसका जो यहाँ पे बात की जा रही है वो सानेट के सिलसिले में रही है वहां पे। सो यू विल कम टू नो कि ये सब स्टैंजा फॉर्म रहे हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, सबसे पहला की क्या है आपका, कपलेट है 2 लाइन्स, टर्सेट 3 लाइन्स, टर्जा राइमा 3 लाइन्स। टर्जा राइमा भी 3 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म है, और यह इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। इसको जो है पीवी शेली ने अपनी पोयम ओड टू द वेस्ट विंड में यूज किया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वार्ट्रेंट 4 लाइन्स स्टैंजा शेक्सपियर के सोनेट की बात चल रही है। सेस्टेट 6 लाइन्स स्टैंजा पेट्रार्च के सोनेट में सेस्टेट आता है। ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा पेट्रार्च के सोनेट में आता है। चौसरियन चौसर के नाम पे राइम रॉयल 7 लाइन्स स्टैंजा। स्पेंसरियन स्पेंसर पोएट स्पेंसर ने जो इन्वेंट किया था 9 लाइन्स स्टैंजा। अट्वा राइमा इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म है जो 8 लाइन्स स्टैंजा है। नाउ इसके बाद जो है वी हैव टू गो विद व्हाट, वी हैव टू गो आफ्टर टेकिंग स्टैंजा वी हैव टू गो राइम पैटर्न। RHYME राइम पैटर्न, PATTERN राइम पैटर्न। And when we talk about rhyme pattern, you will come to know कि rhyme pattern का जो आपको ज्ञात होगा, you will come to know कि in the end of each line, in the end of each line, if if the words have similar sound, words have similar sound, तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर आप देखेंगे कि जो राइम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इन द एंड ऑफ ईच लाइन। ज्यादातर मैं नहीं कहता कि एकदम से यही डिफिनेशन है, लेकिन ज्यादातर हर लाइन के लास्ट में जो आपका क्या कहते हैं अंतिम शब्द आता है, उसमें हम ये देखते हैं कि उसका सिमिलरिटी क्या है, सिमिलर साउंड है कि नहीं। इन द एंड ऑफ ईच लाइन इफ द वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड, अगर जो वर्ड्स है उसका सिमिलर साउंड है, इफ द वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड एंड द पार्टिकुलर पैटर्न, जो उसका पैटर्न है अगर उसको एडॉप्ट किया जाता है, तो वहां से हम इसको क्या करते हैं, वी गेट इट। तो सिमिलर साउंड को लेकर के, लेकिन कभी कभार ये जो है इन द इट आल्सो ऑकर्स इन द मिड ऑफ द लाइन, या मिड ऑफ द लाइन में भी घटित होता है। तो ये चीजें रहती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज की इट हैज 3 टाइप्स। नंबर 1, मोनो और मास्कुलिन सिलेबल, सॉरी, मोनो और मास्कुलिन राइम पैटर्न। राइम पैटर्न मतलब अगर कोई लाइन में के लास्ट में ऐसा शब्द आता है जो मोनोसिलेबल वाला होगा, तो उसी को मोनो या मास्कुलिन राइम पैटर्न कहा जाता है। जैसे किसी लाइन के लास्ट में आया वो,
किसी लाइन के लास्ट में आया सो, किसी लाइन के लास्ट में आया गो। तो ये सब साउंड से मिल रहे हैं, बो सो गो। यू आर गेटिंग कि कुछ ना कुछ साउंड एक जैसा मिला, और जो सिलेबल है क्या है, एक ही सिलेबल है, एक ही सिलेबल चल रहा है ना, ये आपका मोनो सिलेबल तो चल रहा है। अगर इस पर जो राइम पैटर्न बनेगा उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मोनो और मास्कुलिन राइम पैटर्न का यूज करना या कहना, दैट इज व्हाट, दैट इज द मोनो और masculine rhyme pattern. This is what mono or masculine rhyme pattern. Now the second is feminine. Feminine, feminine rhyme pattern. And this feminine rhyme pattern, it's also significant. About feminine rhyme pattern, I would like to tell you, when we talk about feminine rhyme pattern, this feminine rhyme pattern का importance इससे समझा जा सकता है कि आप ये समझिए कि जहाँ पे मोनोसिलेबल ना हो करके, बल्कि क्या होगा, आपका बाई सिलेबिक राइम पैटर्न, बाई सिलेबिक राइम पैटर्न, दैट इज बाई सिलेबिक राइम पैटर्न। जहाँ पे दो सिलेबल की बात आएगी वहां पे आपका जो है क्या हो जाएगा, फेमिनिन। दिस इज द पॉइंट। नाउ इफ आई यूज द वर्ड की मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग दो सिलेबल, इवनिंग, इसमें भी दो सिलेबल, इस तरह का जो चीजें आती है उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप जो है दिस particular thing बाई सिलेबल। नाउ द थर्ड इज द ट्रिपल राइम पैटर्न। ट्रिपल राइम पैटर्न, ट्रिपल राइम पैटर्न हम लोग जानते हैं कि जो तीन सिलेबल वाले वर्ड होंगे अगर वो राइम करते हैं तो उसको ट्रिपल राइम पैटर्न कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ यू गो विद वर्ड, इफ यू टेक देयर इज अ वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इस तरह के जो वर्ड होंगे, ब्यूटीफुल से राइम करता हुआ कोई दूसरा वर्ड अगर जो थ्री सिलेबल को लिया होगा वो आएगा, तो इस तरह की चीजें की ट्रिपल राइम पैटर्न, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू गो। इसके अलावा मैंने आपको इसके पहले और भी चीजें बताई थी, लेकिन एक पॉइंट और रह गया मुझे लगता है ऐसा डिस्कस करना। एक तो इम्पोर्टेंट वर्ड जो उससे जुड़ा हुआ है वो है कर्टल सानेट। कर्टल सानेट 10.5 लाइन, 10.5 लाइन के सानेट को क्या कहा जाता है, कर्टल सानेट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कर्टल सानेट 10.5 लाइन्स, जो इसकी डिफिनेशन है वो क्या है, 10.5 लाइन्स। कर्टल सानेट मीन्स 10.5 लाइन्स। एक चीज, कर्टल सानेट की खोज किसने की हुई है, जीएम हॉपकिंस ने। दूसरा पॉइंट, इट वाज इन्वेंटेड, INVENTED, इट वाज इन्वेंटेड बाय जीएम हॉपकिंस, AINS। तीसरा पॉइंट, 'पाइड ब्यूटी', PIED, 'पाइड ब्यूटी' is an example of, 'पाइड ब्यूटी' एक उनका पोयम था जो किसका एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सॉनेट, CURTAIL, कर्टल sonnet. Fight beauty is an example of कर्टल sonnet. So these are the things which we have to take कि
कर्टल सॉनेट क्या है, या उसको जो है कैसे समझ सकते हैं। जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अमूमन पूछे गए हैं। तो कर्टल सॉनेट 10.5 लाइन्स फाइट ब्यूटी आर दिस थिंग्स यू फाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। जैसे मैंने आपको सेजरा के बारे में बताया था, या उसको लेकर के। इन द सेम वे देयर इज जीएम हॉपकिंस की ही एक और देन रही, ये भी ध्यान में रखना कि जीएम हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया हुआ। जीएम हॉपकिंस की एक और देन रही है, उसका नाम है स्प्रंग रिदम। SPRUNG, स्प्रंग रिदम, RHYTHM, स्प्रंग रिदम। You will come to know this is another point कि स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम एक इसकी जो है खोज है। ये भी जो है इट वाज इन्वेंटेड बाय जीएम हॉपकिंस, पहला पॉइंट। इट वाज इन्वेंटेड बाय G.M. हॉपकिंस। दूसरा पॉइंट, जो स्प्रंग रिदम है, इसमें ज्यादातर जो है स्ट्रेस सिलेबल का होता है, और जो भी फूड होगा उसमें टू स्ट्रॉन्ग सिलेबल आएगा, टू स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाई विद अ वीक सिलेबल। टू स्ट्रॉन्ग सिलेबल will be followed by a weak syllable। सो आपको ये बताया गया कि जो स्प्रंग रिदम है, इसमें जाता है स्ट्रेस मीटर पे ध्यान दिया जाता है, इसीलिए वर्ड कौन सा यूज किया गया, स्ट्रॉन्ग आपका सिलेबल। इसमें वर्ड जो लिखा गया वो क्या है, टू स्ट्रॉन्ग सिलेबल। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रेस सही है। टू स्ट्रॉन्ग सिलेबल के बाद एक आपका क्या आएगा, एक वीक सिलेबल आएगा, फॉलोड बाई अ वीक सिलेबल, उससे रहेगा। एक चीजें रहेंगी, तो ये चीजें रहता है इसका अपना, वो चीजें रहती। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने आपको इमेज के बारे में भी बताया था कि इमेज जो है आपका क्या है, वर्ड पिक्चर है। और इमेज को लेके हमने एक बताया था कि उसको, लेकिन मैंने इमेज का आपको टाइप्स नहीं लिखवाया था। तो मैं सोच रहा था कि जो भी है थोड़ा सा जो स्लाइड बची हुई है उस स्लाइड पे टाइप्स ऑफ इमेज को करवा दिया जाए, ताकि जो लोग और हैं उनको ये कवर हो जाए। इवन पहले की कुछ और लोगों ने उसे कवर किया हुआ है, वो जान रहे हैं कि हाँ उसमें क्या क्या चीजें रही हैं। बट सम अदर पॉइंट्स विच आर सिग्निफिकेंट, आई थिंक वी हैव टू गो विद इमेज एंड मीटर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मीटर को कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मीटर में, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपको मिलता है। जो लोग पहले वाले हैं वो लोग तो जा चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने किया हुआ है, इसलिए उनको जानकारी है इस मामले में। जो जैसे हम टाइप्स ऑफ मीटर में कई तरह के टाइप्स ऑफ मीटर है। एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उस टाइप्स ऑफ मीटर में एक वर्ड आता है मोनोमीटर। मोनोमीटर, मोनोमीटर का मतलब वन सिलेबल। मोनो माने सिंगल, मतलब मोनोमीटर वह मीटर होगा जो केवल सिंगल सिलेबल वाला होगा, मोनोमीटर वन सिलेबल। दूसरा आपका डाईमीटर, टू सिलेबल। मोनोमीटर वन सिलेबल, डाईमीटर टू सिलेबल, टू नॉट टू सिलेबल।
मोनोमीटर 1 फुट होगा, नॉट सिलेबल, 1 फुट। डाईमीटर 2 फीट हो जाएगा, डाईमीटर 2 फीट। क्योंकि जब तक फुट नहीं बनेगा तब तक मीटर की बात ही नहीं होगी। मोनोमीटर मीन जब भी मीटर आ गया जिसका मतलब अब फुट की बात हो रही है। 2 फुट, 1 फुट होगा तो 2 सिलेबल होगा। डाईमीटर में 2 फीट हो जाएगा, 4 सिलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्राईमीटर, TRIMETER, ट्राईमीटर 3 फीट। टेट्रामीटर, मीटर 4 फीट। पेंटामीटर 5 फीट। हेक्सामीटर, हेक्सामीटर 6 फीट। हेप्टामीटर, हेप्टामीटर 7 फीट। ऑक्टामीटर 8 फीट। ऑक्टामीटर 8 फीट। ये सब चीजें हैं। जहां 8 फीट होगा वहां 16 सिलेबल हो जाएगा, 7 फीट होगा 14 सिलेबल, 6 फीट माने 12 सिलेबल, 5 फीट माने 10 सिलेबल। और यही सबसे ज्यादा यूज किया गया पेंटामीटर। ये पूछा भी जाता है। तो मोनोमीटर मीन्स 1 फुट बराबर 2 सिलेबल, बाकी उसी हिसाब से चले आना, उसी हिसाब से इसको करना। जी। जी। 2 फीट होगा, 2 फीट। Now, have you done it? 2 फुट नहीं, टू सिलेबल। when हाँ, that is 1 foot. When you just when you say die, it means that it's the plural form of the foot. Here foot not here, there will be the feet। क्योंकि मोनो का मतलब सिंगल है तो वहां पे फुट वर्ड आएगा। और जैसे ही डाई में आप चलेंगे वो फुट फीट में तब्दील हो जाएगा। Now I would like to tell you one important point, that is the image। इमेज को लेके हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं इमेज, कि इमेज का टाइप क्या क्या है। इमेज, जब आप इमेज के टाइप को लेकर के बात करते हैं या इस तरह का, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अपना एक अलग टाइप्स है या उसके अपने वो चीजें हैं। उनमें से एक है विजुअल, VISUAL। विजुअल किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी आंखों में एक तस्वीर उसकी बन करके आती है, उसको क्या कहा जाता है? विजुअल इमेज कहा जाता है। देन विजुअल इमेज मीन्स व्हाट? विजुअल इमेज इज रिलेटेड टू आई, या इट इज एसोसिएटेड विद आई। नाउ द सेकेंड इमेज इज व्हाट? द सेकेंड इमेज इज ऑडिटरी, AUDITORY, auditory, ear. The third image is tactile, 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 touch. Olfactory, smell, olfactory smell. Gustatory, taste. Synesthetic,
सिनेस्थेटिक, SYNESTHETIC, सिनेस्थेटिक, combination of two images, combination of two images। मैडम मुझे लगता है शिल्पी मैडम ने म्यूट नहीं किया है। ओके, आई थिंक ये किसी का फिर होगा। काइनेटिक इमेज, इमेज ऑफ एक्शन, इमेज ऑफ एक्शन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इमेज जो मैं फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो विजुअल इमेज, जो आपके किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड होता है। विजुअल इमेज के बाद ऑडिटरी इमेज, ईयर से रिलेटेड। टैक्टाइल इमेज, टच करने से कैसे कि कोई चीज सॉफ्ट है, कोई चीज हार्ड है, जब आप उसको टच करते हैं तभी वो चीज आपको पता चलती है। जैसे अगर बाय द वे मैं ये कहूँ कि टुडे आपका बहुत ज्यादा, इफ यू से कि टुडे इज टू हॉट, तो जो हॉट है वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को वो चीजें महसूस हो रही हैं। जो सूर्य की किरणें हैं या चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में टच कर रही, तो आपको पता चला हॉट है क्या है। ऑल्फैक्टरी इमेज स्मेल से रिलेटेड है। जब आप कोई चीज सुगंधित पदार्थ यूज करते हैं तो नोज का इस्तेमाल करते हैं और पता चलता है कि वो चीज जो है कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये जो आया हुआ है उसमें ऑल्फैक्टरी इमेज है। टैक्टाइल इमेज का आप कह सकते हैं कि जब लैम्प को लेकर के बात कही गई, एक पोयम जो बनाई गई है, उसमें इफ यू गो विद द पोयम द लैम्प, लैम्प में वो कहते हैं कि dashed down who made the gave the life and gave the life and beat the feet, gave the life and beat the feet, something I'm just missing ki lamb, oh, या गेव दिस सच अ टेंडर वाइज मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, करके उसके एक एक अंग को लेकर के। तो जब आप लैम्प को लेते हैं तो आपको लगता है यार लैम्प इज सॉफ्ट टेंडर। तो जो सॉफ्ट वर्ड है, जो टेंडर वर्ड है, ये सब क्या इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं टैक्टाइल इमेज को ही लेकर के इंडिकेट करता है। यू टच देन यू कम टू नो वेदर इट इज हार्ड और इट इज सॉफ्ट और टेंडर। गस्टेटरी टेस्ट से होता है, जब आप कोई चीज अपनी टंग पर रखते हैं तब आपको पता चलता है कि वो कैसी। तो गस्टेटरी टंग से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है। सिनेस्थेटिक इमेज जो होता है वह दो इमेजेस इमेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें विजुअल या और किसी इमेजेस को लेकर के आप जैसे एक जो एक सॉन्ग है मैंने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, तो आंख तो ऑलरेडी विजुअल इमेज है, लेकिन खुशबू को भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, ये आपका सिनेस्थेटिक इमेज हो जाएगा व्हेन द टू इमेजेस आर गोइंग टू कंबाइन। काइनेटिक इमेज वह इमेज होता है जिसमें इमेज ऑफ एक्शन होता है, बहुत तेजी के साथ कोई चीज मूव करती है या कोई चीज डायनेमिक है, तो उसमें जो है काइनेटिक इमेज होगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि द सेकंड कमिंग का जो पोयम है उसमें कहता है टर्निंग एंड टर्निंग द वाइंडिंग जायट द फाल्कन कैन नॉट हियर द फॉल। तो पहली जो लाइन है द वाइंडिंग जायट, जो व्हील ऑफ द टाइम है हाउ इट इज मूविंग, उसको लेकर के जो बताया गया है। ऐसे ही जब महाभारत आता था तो जैसे जैसे जब महाभारत शुरू होता है यदा यदा जिस धर्म से, तो एक व्हील ऑफ टाइम पीछे मूव करता रहता था। वो जो इमेज था वह जो क्या होता था कि आपका काइनेटिक इमेज। सो इन दिस वे यू हैव गॉन काइनेटिक इमेज इन, हाँ हाँ मोशन है, अनडाउटेड मोशन, कोई चीज मोशन में है, डायनेमिक कंडीशन में है, या सिनेस्थिक। तो इन दिस वे यू हैव डन, जो आज आपका थोड़ा बहुत बचा था खास करके रेट्रिक एंड प्रोसोडी को लेकर के, वी हैव डन इन 3 लेक्चर्स। अब उसके बाद एक लेक्चर हमने इसके पहले जो है दिया हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर के। तो आप रिमेम्बर करिएगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच में मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक पॉइंट उसमें बताया गया है। ये आपकी ड्यूटी है कि फिगर्स ऑफ स्पीच उस वीडियो को सुन करके सब कुछ नोट कर लीजिएगा। स्पेशली दोज पीपल हुआ जो ये नए इधर जो सेशन को ज्वाइन किए हैं, वो वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद वो रहेगा, कल से हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ द पोएम पे बात करेंगे, जो है कि पोएम का टाइप्स, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन किसी न किसी रूप में, कभी मीटर, कभी इमेज,
कभी जो है कुछ और, कभी जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच एक हिस्सा है उसका लेकर के। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हमें सबको ये जानना जरूरी था। वैसे भी ये जानना जरूरी है कि जब हम किसी को पोयम पढ़ाएं तो इन एस्पेक्ट पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जी। Feminine writing rhyme pattern, that is a types of meter. I think this section, bisyllabic word। जी। कल का टॉपिक जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। एंड वन, या यू हैव ओनली टू नोट डाउन। ऑलरेडी आई हैव डन अ लेक्चर, अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर, जैसे आपको यहाँ पे है ना, ऐसी सेम पैटर्न पे एक लेक्चर है जो वीडियो उस पे पड़ा हुआ है। आपको वहां से जा करके पूरा नोट कर लेना, उसमें सारी चीजें क्लियर है, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे वहां पर भी है। या आई विल शेयर, आई विल शेयर, आई विल। या एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हो सकता है कि देयर इज अ स्लाइट चांस कि कल जो है क्लास हो सकता है कि ना हो पाए। ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको टाइम से इन्फॉर्म करूंगा, जैसा कंडीशन होगा मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा, देयर इज अ स्लाइट चांस एक्चुअली, कल थोड़ा सा एक लेक्चर है, अगर वो टाइम से छूट गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं बता दूंगा। ओके।